नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी और उन छावनियों में कौन सी सैनिक जो टुकड़ियां होती हैं उनके द्वारा विद्रोह किया गया था। वो जानकारियां हम आज की इस क्लास के माध्यम से प्राप्त करेंगे। और अगर आपने हमारी पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें अवश्य देखिएगा, क्योंकि हमने उस क्लासेज में डिस्कस किया था 1857 के विद्रोह से पूर्व राजस्थान की पृष्ठभूमि के बारे में, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत किस प्रकार का वातावरण था, किस प्रकार के लोगों का शासन यहाँ पर स्थापित था। और उसके पश्चात में हमने बात करी थी 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों के बारे में कि भाई कौन कौन से ऐसे कारण हुए थे जिनके कारण से इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार होती है, इस विद्रोह का वातावरण तैयार होता है। और उसके पश्चात में आज हम इस क्लास के अंतर्गत पहुंचे हैं और इस क्लास में मैंने आपको बताया है कि भाई हम आज बात करेंगे सैनिक छावनियों के बारे में कि भाई राजस्थान में कौन कौन सी सैनिक छावनियां तत्काल में रहा करती थी और उन छावनियों के अंतर्गत कौन कौन सी जो सैनिक टुकड़ियां होती हैं, कौन कौन सी बटालियन की जो सेनाएं होती हैं वह वहां पर रह रही थी। तो शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा है 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे नोट कीजिएगा, अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी, जिसका मतलब शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है AGG, का मुख्यालय स्थापित किया गया। देखिए साथियों, AGG क्या होता है? तो AGG एक तरीके से एक पोस्ट थी तत्काल के अंतर्गत। अगर बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं कि भाई एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल इसकी जो फुल फॉर्म होती है, और एक तरीके से ये अंग्रेज अधिकारी होता है। इसका मुख्यालय हमारे अजमेर में स्थापित किया गया था। देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि राजस्थान में कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी और उन छावनियों पर नियंत्रण रखने के लिए एक तरीके से एक मुख्यालय स्थापित किया गया था, जो कि हमारे अजमेर में किया गया था। अब कब किया गया था? तो 1832 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और अगर इसका नाम पूछें तो भाई क्या नाम था इसका, तो आप कह सकते हैं कि भाई इसका नाम था राजपूताना रेजिडेंसी। अगर बात करते हैं इसमें जो एक तरीके से जो अधिकारी था उसकी पोस्ट का नाम क्या था, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है AGG। यानी कि इस प्रकार से यह पृष्ठभूमि तैयार हुई थी और यह यहाँ पर एक तरीके से मुख्यालय का निर्माण किया गया था। आगे बात करते हैं तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जो अंग्रेज लोग थे वो ठंडे प्रदेशों से आया करते थे। तो आप उनको देखेंगे कि भाई उनको बड़ी ही खतरनाक तरीके से गर्मी महसूस होती थी और वह इसे सहन नहीं कर पाते थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने यानी कि दो मौसम के अनुसार सर्दी और गर्मी के हिसाब से एक तरीके से एक अगला मुख्यालय और तैयार कर लिया, जो कि कब किया गया था? तो वह किया गया था, द्वितीय मुख्यालय की बात कर रहे हैं, तो वो किया गया था 1845 ईस्वी में माउंट आबू में स्थापित किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि भाई गर्मी के समय में मुख्यालय रहेगा माउंट आबू और सर्दी के समय में मुख्यालय रहेगा हमारा अजमेर जिला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से दो मुख्यालय स्थापित हुए थे राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से, जो कि पहला था हमारे अजमेर में। कब किया गया? 1832 में किया गया। अगला कब किया गया? जो कि माउंट आबू में था, तो वह किया गया 1845 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो मैंने आपको इस प्रकार से इस मुख्यालय के बारे में जानकारी प्रदान करी है। और इस मुख्यालय का हेड कौन था, तो वो जानकारियां मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आपको जानकारी मिलेगी कि भाई जितनी भी सैनिक छावनियां थी जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ था और जो राज्य थे जहाँ जहाँ पर विद्रोह हुआ था, उन सभी के बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में पूरे विस्तृत तौर पर अध्ययन करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ क्लास में बने रहिए और क्लास को एंजॉय कीजिएगा। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं राज्य की सैनिक छावनियों के बारे में तथा उनकी सेना के बारे में कि भाई सैनिक छावनी कहाँ पर थी, कौन सी थी, और उस छावनी के अंतर्गत कौन सी सेना की बटालियन रहा करती थी। तो आगे बात करते हैं। देखिए साथियों, मैं आपके लिए एक ट्रिक के माध्यम से पूरी जानकारियाँ लेकर आया हूँ। आपको जानकारी मिलेगी कि भाई राजस्थान में कौन कौन सी जो छावनियाँ थी उसका एक मैं ट्रिक से नाम याद करवाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए साथियों, ट्रिक क्या होती है? ट्रिक मैंने लिखा है खेर ए नन्नी। साथियों, इसे नन्नी कीजिएगा, खेर ए नन्नी ब्याह दे, यानी कि खेर ए नानी ब्याह करवा दे। ठीक है, तो आपको इसको समझना होगा, खेर ए नन्नी ब्याह दे, खेर ए नन्नी ब्याह दे। तो आप देखिए, खेर से होता है खेरवाड़ा। ठीक है, खेर से क्या होता है? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ पर है? तो यह आपको समझना होगा कि भाई ये हमारे उदयपुर जिले में स्थित है। तो आप लिख लीजिए उदयपुर। खेरवाड़ा कहाँ पर है? खेरवाड़ा है उदयपुर में। अब देखिए, खेर के बाद में आएगा, मैंने बताया था खेर ए, तो ए का मतलब एरिनपुरा। तो एरिनपुरा कहाँ पर है आपको बताना है। भाई एरिनपुरा हमारा है पाली जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो भाई एरिनपुरा भी पाली जिले में है। ये कहाँ पर आया है? ये मारवाड़ क्षेत्र में आता है।
और यह उदयपुर आता था मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। अब न से क्या होगा, खेर ए नन्नी, तो नन्नी का मतलब ना से क्या होगा, नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पर है, तो यह हमारे अजमेर में। ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से आप अध्ययन करने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए साथियों, न फिर नी, नन्नी के मतलब नानी पूरा शब्द बनेगा ना, तो उसमें नी आएगा अगला वाला, तो नीमच। नीमच कहाँ पर है, तो यह वर्तमान में हमारे एमपी में स्थित है। साथियों आगे बढ़ते हैं, एमपी जिले में, एमपी राज्य में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। परंतु आपको पता होगा कि भाई तत्काल के अंतर्गत राजस्थान का निर्माण नहीं हुआ था, तो इसीलिए यह क्षेत्र एक तरीके से राजपूताना जो रेजिडेंसी के अधीन आता था, तो इसीलिए इसे नीमच नाम दिया गया है। और ये कहाँ पर था, तो यह नीमच था एमपी के अंतर्गत। अगर बात करते हैं आगे की जानकारियों की, तो देखिए मैंने बताया था खेर ए नन्नी ब्या दे, तो ब्या से होता है हमारा ब्यावर, जो कि हमारे अजमेर में स्थित था। ब्यावर छावनी अजमेर में है, नसीराबाद छावनी भी अजमेर में है। और आगे बात करते हैं तो देवली, देवली कहाँ पर है, टोंक में है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यह नाम याद रखने हैं। और मैंने इसके आधुनिक स्थानों के बारे में भी आपको जानकारी प्रदान करी है कि भाई खेरवाड़ा उदयपुर में, एरनपुरा पाली में, नसीराबाद अजमेर में, नीमच एमपी में, ब्यावर अजमेर में, देवली टोंक में। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर रहने वाली जो सेनाएं होती हैं या फिर जो सैनिक टुकड़ियां होती हैं उनके बारे में, कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी टुकड़ियां निवास करती थी। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो उदयपुर में है, यानी कि खेरवाड़ा में कौन सी है, भील कोर। आपको मैंने बताया था वो इतिहास के अंतर्गत, जब उदयपुर के इतिहास के बारे में हमने अध्ययन किया था, या फिर मेवाड़ के इतिहास के बारे में जब हमने अध्ययन किया था, तो उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि भाई भीलों के सहयोग से एक तरीके से गोहिल वंश की स्थापना होती है। तो आप देख सकते हैं कि भाई गोहिल वंश की स्थापना कहाँ थी, तो मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र मतलब उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, तो इसीलिए वहाँ पर भील कोर की स्थापना करी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि भाई खेरवाड़ा में भील कोर निवास करती थी। एरनपुरा में कौन से करते थे, तो एरनपुरा पाली। पाली मैंने जब जोधपुर के बारे में आपको बताया था, तो वहाँ पर साथियों आपको देखने को मिलेगा कि भाई जोधपुर लीजियम की स्थापना हुई थी। तो पाली और जोधपुर एक तरीके से ज़्यादा दूर दूर नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर जोधपुर लीजियम की सेना निवास किया करती थी। आगे बात करते हैं नसीराबाद की, तो देखिए यहाँ पर 15वीं बंगाल बटालियन नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो आप दोनों चीज़ों को नोट कीजिएगा। भाई 15वीं, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 15VBNI, तो 15 से 15 हो जाएगा, वी से अपने वी मतलब 15वीं, और बी से बंगाल नेटिव और इन्फेंट्री। ठीक है, और ये मैंने कॉमा लगाया है। यहाँ पर 3 साथियों वो जो चीज़ें थी, 3 सेना की टुकड़ियाँ थी, तो आपको समझना होगा कि भाई 15वीं हो चुकी है और 30वीं हो जाएगी, और जो तीसरी जो होती है साथियों वह होती है हमारी बम्बई लैंसर्स। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि भाई तीसरी कौन सी होती है, तो तीसरी होती है बम्बई लैंसर्स। आप इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर बम्बई लैंसर्स। वैसे आपको यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा बम्बई लैंसर्स का नाम, आप यहाँ से भी नोट कर लीजिए अगर आपको यहाँ पर दिख नहीं दे रहा है तो। ठीक है, तीसरी होती है बम्बई लैंसर्स, यानी कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, और चौथी हमारी जो तीसरी होती है वो होती है बम्बई लैंसर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 जो सैनिक टुकड़ियाँ निवास करती थी। आगे बात करते हैं नीमच के बारे में, तो देखिए नीमच जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर कोटा कंसिडेंट जो एक तरीके से सैनिक टुकड़ियाँ निवास करती थी। आगे बात करते हैं तो ब्यावर के बारे में, जो ब्यावर में आपको पता है कि भाई ब्यावर क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, यह मारवाड़ क्षेत्र में आता है। और मारवाड़ में आपको मैंने बताया था मारवाड़ के इतिहास के समय कि भाई मारवाड़ में सबसे पहले मारवाड़ क्षेत्र में कौन सी जाति का निवास होता था, तो मारवाड़ में मैंने आपको बताया था मोर या फिर मेर जाति के लोग निवास किया करते थे। तो इसीलिए उन लोगों के सम्मान में यहाँ पर अंग्रेजों ने मेर रेजिमेंट की स्थापना करी थी। आगे बात करते हैं देवली के बारे में, यानी कि दे से देवली। देवली कहाँ है, टोंक में, और टोंक में कौन सी रेजिमेंट है, तो टोंक में है कोटा रेजिमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जानकारी प्राप्त करी थी राज्य की सैनिक छावनियों और उनकी सेना के बारे में। देखिए साथियों, बहुत ही बेहतरीन जानकारियां हैं, आप इसे नोट कीजिएगा और अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं तरीके से क्वेश्चंस आने लगे हैं और बड़े ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको यह जानकारियां प्रदान करने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है राज्य, जहां पर राज्य कोमा लगा लीजिए, राज्य जहां पर विद्रोह हुआ, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि भाई विद्रोह मेवाड़ में भी हुआ था, मारवाड़ में भी हुआ, जयपुर में भी हुआ, कोटा में भी हुआ, सिरोही में हुआ, अजमेर में हुआ, प्रतापगढ़ में हुआ, भरतपुर में हुआ, और भी कई सारे ऐसे स्थान थे जहां जहां पर विद्रोह हुआ था। परंतु आप देखेंगे कि भाई सैनिक छावनियां तो केवल 6 थी, परंतु विद्रोह इतनी जगह कैसे हो सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था ये जनता के द्वारा किया गया विद्रोह था। तो आपको देखने को मिलेगा कि अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन से राज्य में जनता के द्वारा विद्रोह किया गया था और वहां पर कौन सा पॉलिटिकल एजेंट निवास करता था। देखिए साथियों, पॉलिटिकल एजेंट का मतलब होता है कंपनी का द्वारा नियुक्त किया गया एक आदमी जो कि उस राज्य की पूरी देखरेख करता है, और वह पॉलिटिकल एजेंट
किसको रिपोर्ट करता है, तो वह हमारे एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल जो कि अजमेर में बैठता था उसको रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि भाई मेवाड़ में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था, तो मेवाड़ में होता है शावर्स, ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा। और मारवाड़ में होता है मैक मैसन, ठीक है, मारवाड़ में मैक मैसन, मेवाड़ में शावर्स और जयपुर में ईडन, ठीक है, कोटा में बर्टन। कोटा में बर्टन नाम से जो व्यक्ति है वो है पॉलिटिकल एजेंट का कार्य कर रहा था। आगे बात करते हैं भरतपुर की, तो देखिए भरतपुर में है मॉरिसन, यानी कि आप याद रख सकते हैं कि भाई भरतपुर यानी कि सूर्योदय कहाँ पर होता है, मॉरिसन कहाँ पर होता है, सूर्योदय होता है भरतपुर क्षेत्र से। तो इसी प्रकार से मॉरिसन। और प्रतापगढ़ में है कर्नल राख, सिरोही में है जेडी हॉल, सिरोही में जेडी हॉल है। और आगे बात करते हैं प्रतापगढ़ के बारे में, तो देखिए अब माफ कीजिएगा अजमेर के बारे में। देखिए अजमेर साथियों आपको देखने को मिलेगा एक राज्य तो था ही, परंतु वहां पर एक तरीके से 2 छावनियां भी हुआ करती थी। और उसके अलावा भी यहाँ पर कमिश्नर का जो मुख्यालय था, इसीलिए एजीजी का जो मुख्यालय था, तो वहां पर हेड कौन था, तो वहां पर हेड था कमिश्नर डिक्सन। यानी कि एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारा जो डिक्सन नामक व्यक्ति था यह एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त था। तो इस प्रकार से ये देखिए ये पॉलिटिकल एजेंट नहीं है, पॉलिटिकल एजेंट मैंने आपको ये 4 और ये 3 7 ये टोटल हैं। परंतु ये जो अगला मैंने बताया है अजमेर के बारे में, तो ये अजमेर का नहीं होकर ये पूरे राज्य का था, और अजमेर का तो था ही, और इसके अलावा इसके जो पोस्ट मिली थी वह एजीजी की पोस्ट भी थी, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल की पोस्ट भी इसके पास में थी। तो इस प्रकार से हमने इस क्रांति के बारे में जो बेसिक जानकारियां होती है, यानी कि इसके कारण क्या थे, यह कौन कौन सी छावनियां स्थापित थी, उन छावनियों में कौन कौन सी सेना थी, और इसके अलावा भी यानी कि कौन से राज्य में कौन सा गवर्नर जनरल था, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था, माफ कीजिएगा। तो इस प्रकार की जानकारियां हमने प्राप्त कर ली हैं। अब हम विधिवत रूप से राजस्थान के अंतर्गत होने वाली 6 सैनिक छावनियों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन सी छावनी ने एक तरीके से किस प्रकार से युद्ध में भाग लिया था और कौन सी छावनी ने भाग नहीं लिया था। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि भाई अपनी भीलवाड़ा की जो है, माफ कीजिएगा खेरवाड़ा की जो यह है, और एक छावनी और भी है जो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि भाई राजस्थान की कौन सी 2 छावनियों ने एक तरीके से 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। क्योंकि साथियों एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बनता है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, कौन सी 2 छावनियां ऐसी थी जिन्होंने विद्रोह में ही भाग नहीं लिया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें जानकारी मुझे देनी है कि भाई उस छावनी का नाम मैंने आपको एक तो बता दिया है कि भाई भील कोर जो कि होती है यह भाग नहीं लेती है, और इसके अलावा 5 जो और बची हैं इनमें से आपको बताना है कि भाई कौन सी थी एक अगली, जो आपको कल की क्लास में से मैं बता ही दूंगा कि भाई कौन सी होती है। तो शुरुआत करते हैं विधिवत रूप से नसीराबाद की क्रांति के बारे में, या फिर नसीराबाद की छावनी में होने वाले विद्रोह के बारे में कि भाई नसीराबाद में कौन सा विद्रोह होता है और किस प्रकार से होता है। देखिए साथियों आपको देखने को मिलेगा कि भाई नसीराबाद का विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 ईस्वी को। 28 मई की तारीख को नसीराबाद में विद्रोह होता है। आपको इसको समझने से पहले एक बार लौटना होगा पहले, यानी कि इतिहास में और भी आगे बढ़ना होगा। तो साथियों हम पहुंचते हैं 10 मई की तारीख को। तो 10 मई में सबसे पहले विद्रोह हुआ था मेरठ के अंतर्गत। अब मेरठ के विद्रोह की खबर पहुंचती है, हमारे मई का महीना चल रहा है, और हमारा एजीजी कहां पर होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं गर्मी के लिए बनाया गया था माउंट आबू। तो मई में गर्मी पड़ती है, तो इसीलिए एजीजी का मुख्यालय कहां पर था तत्काल के अंतर्गत, यह माउंट आबू में रह रहा था। तो 28 का जो विद्रोह होता है, अपने माफ कीजिएगा 10 को जो मेरठ में विद्रोह होता है, 10 मई को मेरठ में विद्रोह होता है, उसकी खबर पहुंचती है 19 को। 19 को कहां पर पहुंचती है, तो माउंट आबू में खबर पहुंचती है एजीजी के पास में। अब एजीजी क्या करेगा, तो एजीजी साथियों इस चीज से बड़ा चिंतित होता है, और वह देखता है कि वह जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, देखिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्या होती है, तो यह एक सेना थी जो कि बंगाल से अध्ययन करके या फिर बंगाल से ट्रेनिंग करके आई थी, और जो देशभक्ति की भावना से बड़ी ओतप्रोत थी। तो वह कहां पर रह रही थी तत्काल के अंतर्गत, वह रह रही थी अजमेर के अंतर्गत राजपुताना रेजिडेंसी की सुरक्षा में वह तैनात थी। तो इस प्रकार से एक तरीके से इसने सोचा, यानी कि जो एजीजी था हमारा डिक्सन, इसने सोचा कि अगर भाई मान लीजिए विद्रोह की खबर पहुंचती है अजमेर में या फिर नसीराबाद में, तो एक तरीके से वहां पर विद्रोह हो जाएगा, और राजपुताना रेजिडेंसी जो कि हमारा मुख्यालय है, वहां पर बड़े सारे हथियार भी थे और सारी चीज़ें वहां पर थी, सभी जो बड़े अधिकारी लोग वहां पर रह रहे थे, तो वहां पर ये लोग उन पर आक्रमण कर देंगे और एक तरीके से हमारे जड़े को हिला देंगे। तो इस प्रकार से डिक्सन बड़ा चिंतित होता है, और वह जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी इसका ट्रांसफर करता है, और कहां पर करता है, इसका ट्रांसफर अजमेर से करता है नसीराबाद छावनी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपको जानकारियां मिलेगी आगे। अब देखिए मैंने बताया है कि भाई 28 मई की तारीख को विद्रोह हुआ था 1857 में दोपहर को 3 बजे। क्रांतिकारी कौन था, तो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में
15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तथा 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यह विद्रोह संपन्न किया गया था। आगे पढ़ते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा है कारण। देखिए साथियों, हमने कारण पहले एक पूरे विस्तृत तौर पर अध्ययन किए थे कि भाई इस पूरी की पूरी जो एक तरीके से क्रांति हुई थी इसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे, परंतु अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कारण भी पढ़ेंगे कि भाई इस छावनी में विद्रोह होने का कारण क्या था। एक तरीके से जो तात्कालिक कारण का मतलब होता है कि भाई जो तत्काल क्षण में ऐसा कौन सी परिस्थितियां हुई थी जिसके कारण सैनिकों को एक तरीके से विद्रोह की ज्वाला उसमें भड़क पड़ती है। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए अचानक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का अजमेर से नसीराबाद स्थानांतरण। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अजमेर से नसीराबाद स्थानांतरण। अब देखिए तथा नसीराबाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री तथा बम्बई लाइंसर्स के द्वारा इन पर निगरानी रखी गई। तो देखिए आपको बम्बई लाइंसर्स के बारे में मैंने बताया है। बम्बई लाइंसर्स का मतलब यह है कि भाई यह भी एक तरीके से एक इकाई थी, ठीक है। और ये क्या करती थी, तो यह अंग्रेजों की बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी, ठीक है। अंग्रेज लोग इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। और जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी तो ये क्या है कि एक तरीके से न्यूट्रल थी, ठीक है। जब ये लोग पहुंचते हैं यानी कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पहुंचती है नसीराबाद में और वह वहां पर देखती है कि भाई जो 30वीं है बड़ी ही न्यूट्रल है और यह ना तो उसके अंग्रेजों के पक्ष में है और यह ना ही हमारे पक्ष में है। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो एक तरीके से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो जाकर मिलती है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री से और उन्हें अपनी भावनाओं से एक तरीके से संतुष्ट कर लेती है और अपने साथ में मिलाकर 28 मई की तारीख को विद्रोह की ज्वाला भड़का देती है। तो इस प्रकार से एक जो पहला कारण हमने जाना है कि भाई अंग्रेजों के द्वारा एक तरीके से तत्काल रूप से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का ट्रांसफर कर दिया गया और इसके अलावा उन पर वहाँ पर जब नसीराबाद में पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनके ऊपर निगरानी रखी गई थी। आगे बात करते हैं अगले कारण के बारे में। तो मैंने बताया था कि भाई एनफील्ड राइफल के बारे में। देखिए एनफील्ड राइफल क्या होती है, तो एनफील्ड राइफल तत्काल में आई हुई एक नई बंदूक थी, एक नई राइफल थी। तो उसका जो कारतूस होता है उस कारतूस के अंतर्गत सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। और दूसरी साथियों खबर होती है कि भाई आटे में मानव की अस्थियां मिला दी गई हैं। आटे में जो मनुष्य होता है उसकी हड्डियां मिला दी जा रही है। तो इस प्रकार का हड्डियों का चूर्ण, ठीक है, तो इस प्रकार की अफवाहें तत्काल में प्रचलित थी। तो इस चीज को देखते हुए सैनिकों ने इसे अपना धर्म भ्रष्ट करना समझा था। तो आप देख सकते हैं कि भाई इस प्रकार से सैनिकों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, वे लोग इसे मानते थे। तो इस प्रकार से इन सभी कारणों के कारण उन्होंने तात्कालिक रूप से विद्रोह की ज्वाला भड़का दी। आगे पढ़ते हैं इस विद्रोह के परिणाम क्या निकलते हैं। तो देखिए कुछ अंग्रेज अधिकारी हैं जैसे कि न्यूबरी हैं, स्पॉटिसवुड हैं और पेनी हैं। तीन जो व्यक्ति हैं, पेनी हैं, न्यूबरी हैं और स्पॉटिसवुड हैं, इनकी हत्या कर दी गई तथा प्रिचौड़ जो कि एक चौथा अधिकारी था, प्रिचौड़ अजमेर होते हुए जो सुरक्षित स्थान था ब्यावर, वहां पर यह पहुंच जाता है। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई ब्यावर छावनी ने भी इस जो एक तरीके से विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कहा था वो अब मैंने आपको यहीं पर ही दे दिया है। तो ब्यावर और हमारी जो खेरवाड़ा, उदयपुर की जो दो छावनियाँ थी ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। तो आप देख सकते हैं कि भाई प्रिचौड़ अजमेर के रास्ते होते हुए भागते समय ब्यावर पहुंचता है और ब्यावर छावनी ऐसी थी जिसने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो ब्यावर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है और वहां पर वो अपनी जान की रक्षा करता है। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट होता है भाई क्रांतिकारी छावनी को लूट कर अजमेर की वजह दिल्ली चले गए। अब साथियों देखिए इसके पश्चात में क्या होगा, तो भाई प्रिचौड़ जब यह विद्रोह शांत होगा तब वापस नसीराबाद में आएगा और यह अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उस रिपोर्ट में कहेगा कि अगर मान लीजिए ये सैनिक नसीराबाद से अजमेर जाते, यानी कि दिल्ली ना जाकर यह अजमेर की ओर कूच कर जाते, तो तत्काल के अंतर्गत ही हिंदुस्तान को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती। तो आप देख सकते हैं कि भाई सैनिकों ने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी थी, सोच समझकर कदम नहीं उठाया। अगर वह सीधा नसीराबाद से होते हुए दिल्ली ना जाकर अजमेर की ओर मुड़ते, जो कि उनके बिल्कुल नज़दीक था, बिल्कुल बगल में था, और वह वहाँ पर पहुंचकर एक तरीके जो अंग्रेजों का शास्त्रकार था उसे लूटते, उनके पास में बड़े बहुत खतरनाक तरीके से उनके पास में हथियारों की मौजूदगी हो जाती और जो सारे रिकॉर्ड थे जो कि अंग्रेजों ने तैयार कर रखे थे वह भी उन्हें प्राप्त हो जाते। तो इस प्रकार से हिंदुस्तान को तत्काल के अंतर्गत ही हमारी जो स्वतंत्रता प्राप्ति होती है उसकी प्राप्ति हो जाती थी। परंतु एक तरीके से जो सोच समझकर नहीं उन्होंने कदम उठाया, इसी चीज़ को देखते हुए एक तरीके से हमारे को स्वतंत्रता प्राप्ति बड़ी देरी से प्राप्त होती है और इस प्रकार से हमें जल्दीबाजी में एक हानि का सामना करना पड़ता है। अब आगे पढ़ेंगे हम नीमच छावनी विद्रोह के बारे में कि भाई यह किस प्रकार से हुआ था और कब हुआ था। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है 3 जून 1857 की रात्रि को हीरा सिंह व मोहम्मद अली के नेतृत्व में यह विद्रोह होता है। कहाँ का विद्रोह बात कर रहे हैं हम, यह नीमच के विद्रोह के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए मैंने बताया है नीमच विद्रोह कब हुआ था, 3 जून 1857 को हुआ था, रात्रि को हुआ था और हीरा सिंह और मोहम्मद अली
जो 2 विद्रोही हैं इनके नेतृत्व में यह विद्रोह होता है। आगे बात करते हैं तो देखिए विद्रोह से पूर्व छावनी के प्रमुख एबोर्ड ने, छावनी का प्रमुख तत्काल में कौन था तो एबोर्ड ने सेना को वफादारी की शपथ दिलवाई थी, परंतु आपको पता है कि भाई अंग्रेज खुद ही वफादार नहीं थे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भाई सारे विद्रोहियों ने या फिर सैनिकों ने उस शपथ को तोड़ दिया और परिणाम क्या निकलता है तो सेना ने छावनी सहित दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। देखिए आपको देखने को मिलेगा कि भाई जब इन्होंने एक तरीके से छावनी पर विद्रोह किया था तो छावनी को उन्होंने पूरी तरीके से लूट लिया। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई अभी दुर्ग सुरक्षित है, तो दुर्ग में अंग्रेज लोगों ने शरण ले ली और दुर्ग के सैनिकों से कह दिया कि भाई आप दुर्ग की दीवारों पर डटे रहिए और जो भी विद्रोही आते हैं उन्हें मार डालिए, ठीक है। परंतु आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो सैनिक कौन थे, दुर्ग के सैनिक कौन थे, तो दुर्ग के सैनिक भी हिंदुस्तानी ही थे। तो उन्होंने एक तरीके से जो बाहरी व्यक्ति थे, छावनी के सैनिक थे, उनका समर्थन किया, उनका सहयोग किया और उन्हें दुर्ग में एंट्री प्रदान कर दी। और इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कुछ अंग्रेज अधिकारी मारे भी गए, उनके परिवार वाले मारे गए, परंतु कुछ अधिकारी जान बचाकर उदयपुर पहुंच जाते हैं। उदयपुर में क्या होता है तो महाराणा स्वरूप सिंह के आश्रम में जग मंदिर पिछोला झील के अंतर्गत शरण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाई आज हमने 2 छावनियों के बारे में बात करी, नजीराबाद विद्रोह के बारे में और दूसरी नीमच विद्रोह के बारे में। और इससे पहले हमने बात करी थी कि भाई ऐसे राज्य जहां पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे और जनता के द्वारा वहां पर विद्रोह किया गया था। उससे पहले बात करी हमने छावनियों के बारे में कि भाई राज्य में कौन सी 6 सैनिक छावनियां थी जिन्हें हमने ट्रिक के माध्यम से भी जाना है, ए नन्नी, खेर ए नन्नी, ब्यादे, ठीक है। और ट्रिक कौन सी होती है, खेर ए नन्नी, ब्यादे। और उसके पश्चात में हमने बात करी सैनिक टुकड़ियों के बारे में भी, कहाँ पर कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ निवास करती थी। और उन सभी जानकारियों से पहले हमने बात करी थी राजपूताना रेजिडेंसी के मुख्यालयों के बारे में कि भाई पहला मुख्यालय 1832 में अजमेर में था और दूसरा मुख्यालय हमारे माउंट आबू में स्थापित किया गया था, जो कि ग्रीष्मकाल के लिए अंग्रेजों ने स्थापित किया था। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारियाँ जो कि मैंने इस क्लास के माध्यम से उपलब्ध करवाई थी वो बड़ी ही बेहतरीन लगी होगी और आपने उन सभी चीज़ों को एंजॉय भी किया होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का दिन शुभ हो।